एबीपी न्यूज़, आज तक, ईटीवी, उससे पहले अखबार में भी मैंने लंबे समय तक काम किया। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिसमें आपको एबीपी न्यूज़ छोड़ना पड़ा? जो हमारे संपादक हैं वो शायद मुझको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये संपादक जो हैं ये अपने आप को सामंत समझने लगे हैं। जिसकी जैसी बुद्धि होती है, जितनी बुद्धि होती है, वैसा ही व्यवहार और बर्ताव करता है। टैलेंट की कब्रगाह है, वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है। हर संपादक में एक न्यूनतम मर्यादा होती है। और अगर आप एक खास समूह या दल के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। गट्स है तो ये कहो कि भाई इस्तीफा दो, लेकिन ये कहने की भी हिम्मत नहीं थी। आप टेलीविजन में फिर से जाएंगे। आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, या दूसरा रास्ता होता है कि उस रास्ते से अलग अपने लिए कोई रास्ता चुनिए। टेलीविजन में संपादक नाम का संस्थान ध्वस्त हो गया है। सड़क पर कौन है? सड़क पर जनता है, और जनता ही लोकतंत्र की धुरी है। आपको नहीं लगता है कि टेलीविजन पूरे तरीके से जन विरोधी हो गया है, लोकतंत्र विरोधी हो गया है? आप ही ने एक शो बनाया था प्रधानमंत्री के घर पे भोजन का। उसने मीडिया को अपने तई दबाने की या अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश की। मैं पत्रकारिता तो करता रहूँगा। अगर प्यार की भावना मजबूत रहेगी, दुनिया बचेगी। घृणा की भावना मजबूत होगी, ये दुनिया बचेगी नहीं। इस दुनिया में प्यार है, और वो प्यार ही हमें बचाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सबसे बुरा एहसास होता है सड़क पर आ जाना। ये एहसास कि आप जो काम को 2 दशक से ज़्यादा समय से करते आए, अब उस काम को आपकी ज़रूरत नहीं है, और ये आपको बहुत गहरी वेदना से भर देता है। आज आर्टिकल 19 में हमारे साथ जो शख्स है, उसने टेलीविज़न को, हिंदी टेलीविज़न पत्रकारिता को लगभग 23 साल दिए हैं। आज तक में 18 साल, लगभग 3 साल एबीपी न्यूज़ में, और उससे पहले ईटीवी में लगभग 2 साल। देश के तमाम बड़े अखबारों में उस पत्रकार ने लेखन से अपनी शुरुआत की। बिहार के एक छोटे से शहर से वो निकलकर दिल्ली में आता है, और अचानक 2.5 दशक के बाद उसे बताया जाता है, ये एहसास कराया जाता है कि आप जिस पेशे को अपना रहे थे, जिसको आप अपनी ज़िंदगी माने बैठे थे, उस पेशे को अब आपकी ज़रूरत नहीं है। उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, उसके संपादकों का नज़रिया बदल गया है ख़बरों को लेकर, इस पेशे को लेकर। तो हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राठौड़ विचित्र मणि से। और राठौड़ विचित्र मणि न केवल बहुत सुलझे हुए, बहुत गहरी समझ वाले, बहुत राजनीतिक महीनी को समझने वाले पत्रकार रहे हैं, बल्कि वो एक बेहद उम्दा इंसान रहे हैं। और मुझे फ़ख्र है ये कहने में कि विचित्र मेरे दोस्त हैं। तो सबसे पहले तो विचित्र, आपको मुक्ति मुबारक कि आपने टेलीविज़न की दुनिया को आखिरकार छोड़ ही दिया, या कहिए छोड़ना पड़ा। और मैं लंबे समय से कहता था कि आप टिक नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो राजनीति पर तो बात करेंगे। ये बताइए कि एबीपी न्यूज़ को छोड़ना, आज तक को छोड़ना, और अब उस दुनिया की तरफ पलट कर देखने में असहज महसूस करना, ये पूरा कैसा झंझावात है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे ये मंच दिया इसके लिए। और आपने जो बातें कही, ये बात सही है, क्योंकि पत्रकारिता का सरोकार समाज से होता है और जनता के साथ है। और मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, इसमें सत्ता पक्ष है, विपक्ष है। विपक्ष में कई दल हैं, लेकिन विपक्ष में हमेशा जनता होती है, तो हम उस जनता के साथ खड़े। लेकिन जब सत्ता के साथ मीडिया जुड़ जाए, वो भी सत्ता का हिस्सा हो जाए, तो शाश्वत विपक्ष की भूमिका थोड़ी संदिग्ध हो जाती है। विपक्ष, देखिए, मीडिया कई बार शासन के पक्ष में काम करता है। हमें इस बात से विचलित नहीं होना चाहिए। मीडिया हमेशा जो भी सत्ता में होता है, उसके बारे में अक्सर कई लोक लुभावनी बातें या उसको महापुरुष साबित करने की कोशिश करता है। और ये तो अभी तो पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। हमने पहले भी ऐसी सरकारों में ये स्थिति देखी है, तो हमें इस बात से लेकर निराश नहीं होना चाहिए। हमें जनता के विवेक और जनता की समझ पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि 1977 में अगर इस देश में सत्ता परिवर्तन पहली बार हुआ था, तो किसी को यकीन नहीं था। कहा जाता है कि उस समय खुफिया एजेंसियों ने भी तत्कालीन सरकार को ये बताया था कि आप सत्ता में लौट आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जनता ने मानस बदल दिया, जनता के मन ने फैसला कर लिया था। तो सब कुछ
जनता के फैसले पर है। और मीडिया के अगर कहने से ही सरकारें चलती तब तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा उद्योगपति इस देश का प्रधानमंत्री हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमें मान कर चलते हैं कि जनता हो सकता है कि लोक लुभावनी बातों में नेताओं के आ जाती है, लेकिन जनता ही आखिर में ये भी तय करती है कि किसके सर पर राज तिलक सजेगा और किसका सर कलम होगा। वो सर कलम कोई हिंसक सर कलम नहीं, किसी के सत्ता में बिठाने या हटाने को लेकर के है। तो इसीलिए कम से कम अगर हम एक वैकल्पिक पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात को लेकर निराश नहीं होना चाहिए कि पत्रकारिता अपने मूल उसूलों से भटक गई है। पत्रकारिता में काम करने वाले लोग कुछ संस्थान भटक सकते हैं, लेकिन जिस तरह विपक्ष में जनता होती है, तो अगर जनता विपक्ष में है तो पत्रकारिता मूलतः जनता के लिए ही काम करने के लिए है, तो पत्रकारिता तो खुद ही विपक्ष के साथ खड़ी हो ही जाती है। उसमें कहाँ कोई सवाल या शक सुबह खड़ा होती है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिसमें आपको एबीपी न्यूज़ छोड़ना पड़ा? एबीपी न्यूज़ में मुझे छोड़ने के लिए दो तरह की चीज़ें होती हैं। मुझसे ये कहा गया कि आपको नाइट शिफ्ट में जाना है। मैंने कहा क्यों? तो बताया गया कि सुबह 8 बजे सुधारना है। मैंने कहा कि ये 8 बजे सुबह को सुधारने के लिए नहीं है, जो हमारे संपादक हैं वो शायद मुझको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे वो नहीं सुधार सकते हैं, मुझको मैं ही सुधार सकता हूँ। ये बहुत ऐसा नहीं लगता कि संपादक जो हैं ये अपने आप को सामंत समझने लगे हैं? उनको लगता है कि कोई वो संपादक नहीं, कोई साहूकार है और जो अपने नीचे गिरमिटिया लोगों से बात कर रहा है। वो भ्रम में है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है, जितनी बुद्धि होती है, वैसा ही व्यवहार और बर्ताव करता है। तो हम उनकी बुद्धि या बर्ताव पर बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे बाद में एचआर के लोगों ने कहा था कि आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने कहा कि आपका संपादक इस लायक नहीं है कि मैं उससे बात करूं। बातचीत करने के लिए भी एक होना चाहिए। देखिए, मैंने इससे पहले कई संपादकों के साथ काम किया आज तक में, और मैं ये मानता हूं कि हर संपादक में एक न्यूनतम मर्यादा होती है। वो मर्यादा इस बात की होनी चाहिए कि आप किसके साथ अगर काम नहीं करना है तो उसको स्पष्ट बता दो कि हम नहीं कर सकते हैं। ये कोई निराली बात नहीं। पीछे से बाल खींच के हंसने वाली हाँ, ये कहने का, ये मैंने यही कहा कि अगर गट्स है तो ये कहो कि भाई इस्तीफा दो, लेकिन ये कहने की भी हिम्मत नहीं थी। तो ऐसे लोग, आप ये है कि आप पीछे से वार करने वाली बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक किस्म का धोखा होता है। तो धोखा देना गलत होता है, धोखा खाना गलत नहीं होता है। तो इसलिए हमारे मन में कोई ये नहीं था। मैंने उसी दिन छोड़ लिया, सोच लिया कि मैं काम नहीं करूँगा, और नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। क्योंकि आप पहले ही दिन तय कर लेते हैं, बिल्ली पहले ही रात मारी जाती है। ये नहीं हो सकता है कि हम कुछ दिन तक कंप्रोमाइज़ करें और सोचें कि सुलह का रास्ता निकले और उसके बाद अचानक हम क्रांतिवीर हो जाएं। मैं कोई क्रांतिवीर नहीं हूं, मैं एक साधारण पत्रकार हूं, और पत्रकार के रूप में जो न्यूनतम निर्वाह मुझे करना है वो निर्वाह करने के लिए मैं आज भी तैयार हूं। हम लोग बहुत अनुशासित तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं, और ये मानकर चलते थे कि सिस्टम में अगर कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ विकृति हैं तो वो दूर होंगी। लेकिन जब थोड़े से लोग ये सोच लें कि वो जिस तरह से सिस्टम को चला रहे हैं वही सिस्टम चलाने का तरीका है, या वही लोग न्यूज़ चैनल या संस्थान को चलाएंगे, और संस्थान सिर्फ चंद लोगों की, सत्ता में बैठे लोगों की विरुदावली गाने का जरिया भर बन जाए, तो आदमी के पास कोई बहुत रास्ता नहीं बचता है। आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, या दूसरा रास्ता होता है कि उस रास्ते से अलग अपने लिए कोई रास्ता चुनिए। दूसरा रास्ता हमेशा सड़क की ओर जाता है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए, या कहें लोकतंत्र की ओर जाता है। हाँ, मैं वही आ रहा था कि और ये सड़क पर कौन है? सड़क पर जनता है, और जनता ही लोकतंत्र की धुरी है। तो ये बात है कि एबीपी न्यूज़, आज तक, ईटीवी, उससे पहले अखबार में भी मैंने लंबे समय तक काम किया। खासकर आज तक में मैंने कई दौर देखे, क्योंकि वहाँ मैं लंबे समय तक रहा, और वहाँ पर मैंने वो दौर भी 15 साल लगभग। 18 साल में रहा। आपको 26 जनवरी के दिन ना हाथी पर घुमाकर और आपकी बहादुरी के लिए घुमाया जाना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं। अब इससे आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितने तल्लीन भाव से टिकने वाले व्यक्ति हैं। हम कोई अनायास बेचैन होने वाले नहीं हैं, कोई उद्विग्नता या आक्रोश में कदम उठाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति अगर ये कदम उठाता है तो इससे सोच सकते हैं कि खलबली या फिर जो मीडिया संस्थान हैं उनके अंदर की विकृतियां कैसे बढ़ रही हैं। मैं
एक बात और बताऊं, मैंने आज तक की बात की तो हम लोगों ने ही, एक समय था जबकि मनमोहन सिंह की सरकार थी और महंगाई बढ़ती थी, तो हेडलाइन के नीचे स्लग लिखते थे, आधी रात का डाका। आज महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जो भी इसी एबीपी न्यूज़ में हम लोगों ने महंगाई डायन खाए जाते हैं पूरी सीरीज चलाई थी। बिल्कुल, आप ही ने एक शो बनाया था प्रधानमंत्री के घर पे भोजन का, लेकिन 5600 की थाली जब परोसी थाली परोसी गई थी, लेकिन वो मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस सरकार के समय आप कर सकते थे। अभी वो काम करना अभी उस काम करने की स्थिति नहीं दिखती है। ऐसी स्थिति क्यों आई, इस पर हम लोगों को अब बहुत ज़्यादा मंथन नहीं करना चाहिए या कहीं माथापच्ची नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सितारों के आगे जहां और भी हैं। क्योंकि जब न्यूज़ चैनल और सब मीडिया ये बन जाए कि संस्थान सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए काम कर रहा हो, चाहे वो सेलिब्रिटी सत्ता में बैठे हुए हों या उसके एंकर हैं सेलिब्रिटीज़ हों, तो आदमी को चुपचाप उससे आगे की जहां ढूंढ लेनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग अब तो खुलकर कहने लगे हैं कि जो टेलीविज़न के चैनल हैं वो दरअसल टैलेंट की कब्रगाह है। वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम पढ़ लिख कर, बहुत मामूली समझ के साथ आप टिके रह सकते हैं और लंबे समय तक टिके रह सकते हैं और आपको इत्मीनान से नचाया जा सकता है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक संस्थान के काफ़ी प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति ने आज नहीं, आज से करीब 15-17 साल पहले या उससे पहले भी कहा था कि आप टेलीविज़न न्यूज़ चैनल में अपने कैलिबर से, अपनी क्षमता से, अपनी समझ से, अपने ज्ञान से, अपनी इंटीग्रिटी से और परिश्रम से अधिकतम सीनियर प्रोड्यूसर हो सकते हैं, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। अगर हमारे आप जैसा आदमी एडिटर या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जैसी जगह पे चला गया, तो इसलिए नहीं कि हम बहुत हमारी योग्यता का सम्मान हुआ, बल्कि पदों का अवमूल्यन हुआ, जिसके कारण यहाँ तक आ गए। तो वहाँ पर यही चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आप ये बताइए कि जब हमें ज्ञान की या समझ की ज़रूरत तब होती है जब हमें कुछ तार्किक बातें करनी हो। जब एक तरफा राग गाना हो तो राग गाने के लिए ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लय और सुर अच्छा होना चाहिए। वो लय और सुर में पारंगत लोग हैं और इसलिए उसे गा रहे हैं। अच्छा, यही लोग 2014 से पहले बहुत लोकतांत्रिक हुआ करते थे, बहुत बातें करते थे पत्रकारिता के मूल्यों की, सवाल उठाने की, पत्रकारिता के धर्म की बात करते थे और अब अचानक से पता नहीं किसका अवतरण हुआ और उसके बाद जो है पत्रकारिता जो है राष्ट्रवादी हो गई। और अगर आप एक ख़ास समूह या दल के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं तो आप राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं और अब तो जजों तक को कहा जा रहा है कि आप एंटी इंडिया गैंग के हैं। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू, दोनों पहलू लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। पहला पहलू तो ये है कि उससे पहले भी जब जब कभी देश में पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो वो सरकार एक किस्म की तानाशाही की तरफ बढ़ती है। वो तानाशाही कभी इमरजेंसी के रूप में आती है, कभी अघोषित इमरजेंसी के रूप में सामने आती है। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर, जिन्होंने बहुत हद तक मीडिया को स्वतंत्र रखने की कोशिश की, नहीं तो आप किसी भी प्रधानमंत्री को जिसे पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का अनुभव मिला, उसने मीडिया को अपने तई दबाने की या अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश की। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में, खासकर भारत के संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि अल्पमत की सरकार बने या गठबंधन की सरकार बने। गठबंधन की सरकार में समाज के हर हिस्से की भागीदारी होती है। कई बार 10 या 20 लोग कहते हैं कि 5 सांसद वाले प्रभावशाली भूमिका में, लोग भूल जाते हैं कि जो 5 सांसद वाली पार्टी है वो इस देश के 7%, 8। इतनी महंगाई पर तो सरकार गिरने की नौबत आ गई। बिल्कुल, ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सबको पता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है। पहले ये बात नहीं होती थी। पहले ये होता था कि पूर्ण बहुमत की अल्पमत की सरकार या गठबंधन की सरकार होती थी तो सबके सवाल होते थे। दूसरी बात कि सत्ता में बैठे लोगों के साथ पत्रकारिता में बैठे बड़े लोग किस तरह का अनुभव करते हैं। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज पत्रकारिता में अगड़ी जातियों का ही बोलबाला है। इसीलिए इससे क्या होता है कि
कि उनको ये लगता है कि जो लोग राज चला रहे हैं वो हमारे हैं, और जब अपनों की बात आती है, जो लोग आज ये बात कर रहे हैं वही लोग इंदिरा गांधी के समय में भी करते थे, क्योंकि उस समय भी लगता था कि हमारा राज है, हमारे लोग हैं। तो जब अपने लोग होते हैं तो अपने को सत्ता में बैठे रहने के लिए कि वो बैठे रहें, उसी में बहुत सारी चीज़ें लोगों को लगती हैं। जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, मायावती कांसीराम ने दलित चेतना को बहुत बड़ा आकार दिया, लेकिन उस तुलना में देखें तो मायावती ने वो काम नहीं किया उस तरह से। बावजूद इसके मायावती के प्रति नहीं ले जा पाई, बिल्कुल मतलब किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ वही उसको मेरे ले कहने जाना का मतलब है। लेकिन मायावती के नाम पर वोट देने वाले लोग हैं, वो आंख मूंद कर देते हैं। तो उनके बारे में तो आप कह सकते हैं कि वो समाज के उपेक्षित वंचित लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। लेकिन जो लोग समझ के माउंट एवरेस्ट पर बैठे हैं, वो लोग भी अपनी समझ को निहित स्वार्थों के लिए एक तरह से देखें तो पत्रकारिता की कब्रगाह में उसे गाड़ देते हैं। आप टेलीविज़न में फिर से जाएंगे? बहुत लोगों की दिलचस्पी होगी ये जानने में। मैं टेलीविज़न में, एक तो मुझे टेलीविज़न में जाने को लेकर के ये सवाल ऐसा है जिसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन टेलीविज़न, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं टेलीविज़न में जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। मैं क्यों नहीं कहूँगा ये बताऊँ कि मैंने पहले ही कहा था कि अल्प मत की या गठबंधन की सरकारें होती हैं तो उस समय मीडिया का रूप थोड़ा अलग होता है। पूर्ण बहुमत की सरकार चाहे किसी की हो, एक की ही बात नहीं है, वो मीडिया को बहुत कमज़ोर बनाती है। तो अब आगे क्या परिस्थिति होगी इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। टेलीविज़न में संपादक नाम का संस्थान ध्वस्त हो गया है। मैं तो इस समय एक आध लोगों को छोड़ दूं तो ज़्यादातर लोगों को ये पाता हूं कि वो संपादक बनने के लायक नहीं है। वो संपादक बनने के लायक नहीं है। अगर वो संपादक बनने के योग्य होते तो कई चैनलों में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो नहीं चलती, या ये कहिए कि सारा खेल टीआरपी के नाम पर ऐसे विमर्श में उलझा दिया गया है कि शायद संपादक की ज़रूरत ही न हो, वो इसी तरह से चलती रहें जैसे चल रही हैं। अच्छा, जिस तरीके का टेलीविज़न आज है, आप भी बहुत लंबे समय तक रहे, बहुत समय तक मैंने भी काम किया, हम दोनों समकालीन हैं। जो तरीका टेलीविज़न के चलने का, जिस तरीके से उसको चलाया जा रहा है, आपको नहीं लगता है कि टेलीविज़न पूरे तरीके से जन विरोधी हो गया है, लोकतंत्र विरोधी हो गया है और समझ विरोधी हो गया है? वो किसी भी तरीके से तार्किकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो उसको लॉजिक नहीं चाहिए। टेलीविज़न को लॉजिक इसलिए नहीं चाहिए कि टेलीविज़न अब तमाशा हो गया। मैं 2-3 दिन पहले एक कार्टून मैंने देखा, या किसी ने व्यंग्य में लिखा था कि मैंने वैसे तो 15 ओटीटी प्लेटफार्म सब्सक्राइब कर रखे हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ। ये जिसने भी कहा, मुझे याद नहीं, ट्विटर पर या कहीं देखा, उसने बहुत गंभीर बात कही। ये बताता है कि किस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक, मैं बल्कि इससे 2 कदम आगे बढ़कर कहूँगा कि प्रिंट मीडिया भी, सारा मीडिया हमारा मूल विमर्श को भटक गया है। मैं ये नहीं कहता कि आप सरकार के विरोध में चले जाएंगे। कोई भी पहले भी जो सरकारें रही हैं उनके विरोध में भी पत्रकारिता खुलकर नहीं गई है, और अगर गई भी है तो मालिक के बल पर गई है, पत्रकार के बल पर नहीं गई है। 1975 में जब इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय अगर अरुण शौरी जैसे लोग, इंडियन एक्सप्रेस के लोग इमरजेंसी के खिलाफ खुलकर लिख रहे थे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया ही था, तो इसलिए कि रामनाथ गोयनका की खुली छूट थी। लेकिन वीजी वर्गीय जैसे पत्रकार, जो जिनकी ईमानदारी, जिनकी निष्ठा, सारी चीज़ें असंदिग्ध थी, जब उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लिखा तो उनको हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक पद से हटा दिया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि संपादक या मीडिया का बड़े फलक पर होना ये तभी अहम होता है, या फिर ये जब आप मीडिया सरोकारों की बात करें, ये इन लोग संपादक जैसे अहम पद का डिल्यूट होना या पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाशा में बन जाने का ही अपने आप में यह सबसे बड़ा सबूत है कि जन सरोकार पीछे छूट गए हैं। क्योंकि जन सरोकार मीठा मीठा गप नहीं हो सकता है, वो कड़वा कड़वा थू होगा। लेकिन वो, और हम कड़वा कड़वा थू नहीं करना चाहते हैं, थू भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ थोड़े से लोगों की दुनिया को ही, उस आभासीय दुनिया को ही वास्तविक दुनिया मानते हैं, और हम समझते हैं कि यही हिंदुस्तान है।
लेकिन कहते हैं कि वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। एक पत्रकार कभी भी पूर्व नहीं होता है। तो अब आपकी भूमिका आने वाले दिनों में क्या होगी? मेरी भूमिका आने वाले दिनों में मैं पत्रकारिता तो करता रहूँगा, आज भी कर ही रहा हूँ। मैं रोज़ खबरों को पढ़ता हूँ, खबरों का विश्लेषण करता हूँ, खबरों के पीछे छुपी हुई जो खबर है उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ किताबें पढ़ता हूँ। अभी मेरे लिए इस मामले में अच्छे दिन हैं कि मैं रोज़ की आपाधापी से काफ़ी मुक्त हूँ। अच्छा, आपसे गुजारिश है कि एक बहुत शानदार किताब लिखी है विचित्र ने अपने छुट्टी के दिनों में, जब वो टेलीविज़न की जिम्मेदारियों से मुक्त थे। प्यार में शाहीन बाग आंदोलन के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। तो शाहीन बाग में जो सीए एनआरसी के ख़िलाफ़ आंदोलन हुआ, उसको देखने का एक नज़रिया ये भी, क्योंकि वो लड़ाई किसी कानून के ख़िलाफ़ ही नहीं थी। वो लड़ाई दरअसल प्रेम को बचाने की लड़ाई है, भाईचारे को बचाने की लड़ाई है, विश्वास को बचाने की लड़ाई है, एक ज़ेहती को बचाने की लड़ाई है, और सबसे ज़्यादा संविधान, लोकतंत्र, बंधुत्व को बचाने की लड़ाई है। तो विचित्र ने बड़ी शानदार किताब लिखी है। मैं तो चौंक गया था जब मैंने आपकी किताब पढ़ी, तो क्योंकि उस नज़रिए से हम लोग कभी मिले नहीं, और हम लोगों को वाकई नहीं पता होता कि किसी के भीतर साहित्यिक गुण वाला भी एक दूसरा आदमी रहता है। तो आप पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि उस किताब के बारे में भी आप बता दें। उस किताब के बारे में उस किताब की बुनियाद क्या है, आपने बहुत कुछ बता भी दिया। उस किताब की बुनियाद ये है कि इस दुनिया में दो भावनाएं हैं जो सबसे तीव्र होती हैं, जो सबसे तीक्ष्ण होती हैं। एक प्यार की भावना होती है, एक घृणा की भावना है। और ये दोनों परस्पर विरोधी भावनाएं हैं, इनमें ज़बरदस्त विरोधाभास है। लेकिन इन दोनों भावनाओं में जो भावना मजबूत होगी, दुनिया उसी के हिसाब से चलेगी। अगर प्यार की भावना मजबूत रहेगी, दुनिया बचेगी। घृणा की भावना मजबूत होगी, ये दुनिया बचेगी नहीं। सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। लेकिन अगर ये दुनिया बची हुई है, या सत्ता की कड़वाहट के बावजूद, सत्ता के शह के बावजूद, कुछ लोगों के लगातार उकसाने के बावजूद, अगर प्रेम की भावना मजबूत है, हम मान कर चलते हैं कि प्रेम की भावना मजबूत है, तभी ये दुनिया बची हुई है। हमारा उपन्यास इसी को रेखांकित करता है कि शाहीन बाग में बैठे लोगों के बारे में कहा गया कि वो लोग गलत हैं। मैं मान लिया कि वो गलत हो सकते हैं। वहाँ बैठी औरतों को कहा गया 5-5 रुपए हाँ, के किराए पर आई हुई औरतों। चलिए वो भी हम मान लिए, आप ही की बात मान लेते हैं। लेकिन क्या अगर एक समाज का एक तबका ये मानकर चलता, अगर समाज के एक तबके के मन में कोई रिजर्वेशन है, कोई आशंका है, तो क्या उस आशंका को निर्मूल करना, उस आशंका का हल ढूंढना राष्ट्र राज्य का काम नहीं है? आप ये काम अगर नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान राम का नाम लिया जाता है, कल भगवान राम के नाम पर जो कुछ हुआ कई जगहों पे, वो कोई शुभ संकेत तो नहीं है। अब भगवान राम को लेकर के तुलसीदास ने क्या लिखा है? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे अंग सकल, तुलसी सहित विवेक। जब मुंह खाता है तो ये नहीं है कि वो सिर्फ हाथ को या मुंह को ही मजबूत बनाने के लिए खाता है, वो हर अंग को मजबूत करने के लिए खाता है। तो भारत के जो भी नागरिक हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे वो किसी भी कौम के हों, किसी भी नस्ल के हों, वो सब भारत माता के बेटा या बेटी हैं। तो उन सबको मजबूत करना ये राष्ट्र राज्य का सरकार काम है। अगर राष्ट्र राज्य इससे विमुख होती है तो कोई शाहीन बाग आंदोलन होता है, उस आंदोलन में वो आंदोलन हमें निराश न होने की जगह ये बताता है कि इस दुनिया में प्यार है, और वो प्यार ही हमें बचाएगा। कम से कम इस देश को तो बचाएगा ही, क्योंकि हर चीज़ के बावजूद आज भी ये दुनिया इस देश को गांधी और बुद्ध के देश के रूप में ही जानती है। तो हम लोग ये मान कर चलें कि ये दुनिया बची रहेगी, और न केवल बची रहेगी बल्कि आने वाले दिनों में और खूबसूरत होगी। और ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए। इस दुनिया को बचाना ही होगा, इसको खूबसूरत बनाना होगा। इस दुनिया में बहुत सारे पेड़ चाहिए, बहुत सारी नदियाँ चाहिए, बहुत सारे पहाड़ चाहिए, बच्चों की खिलखिलाहटें चाहिए, अच्छा मौसम चाहिए, और सबसे ज़्यादा, इन सबसे ज़्यादा आपस में एक दूसरे पर विश्वास चाहिए। विचित्र, आर्टिकल 19 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।